Hello everyone, I CMA Dr. Amit Kumar Arora welcome you all in this video lecture of Financial Management. आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं CAPM मॉडल, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें आज ये ढंग से समझना है। फर्स्ट इज CAPM मॉडल, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग model. The CAPM model attempts to measure the risk of a security in the portfolio sense. It considers the required rate of return of a security on the basis of its contribution to total portfolio risk. The core idea of CAPM is that only undiversified risk is relevant to the determination of expected return on any assets. That means CAPM मॉडल हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए सिक्योरिटी का वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में समझा था, व्हाट आर सिस्टमैटिक रिस्क एंड व्हाट आर अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी डाइवर्सिफिएबल रिस्क एंड नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो यहाँ पर हमें बताया है कि CAPM मॉडल कंसिडर ओनली अनडाइवर्सिफाइड रिस्क, जो रिस्क हम डाइवर्सिफाइड करके एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडल का मानना है कि जो रिस्क आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो उसको उसके अगेंस्ट आपको जो है रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट कैन बी कंट्रोल्ड। फॉर डाइवर्सिफिएबल रिस्क वी डोंट गेट द रिटर्न that can be eliminated. Since the diversifiable risk can be eliminated, there is no reward for it. In fact, the CAPM can be used to examine the risk and return of any type of capital assets. Now, there are so many assumptions of CAPM model. इसको हमें ढंग से समझना है। कई बार ये क्वेश्चंस में पूछ लेता है हमसे। फर्स्ट assumption is the investor are basically risk averse. इन्वेस्टर जो है वो रिस्क एवर्स है। दैट मीन्स रिस्क एवर्स कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि रिस्क लेना नहीं चाहते, ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ये लोग पसंद करते हैं कि इनका जो प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, पैसा जो पे कर रहे हैं वो फिक्स रहे, उस पर कोई लॉस ना हो, प्लस फिक्स रिटर्न आता रहे। जनरली ओल्ड एज पीपल जो हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, विडोज हैं, वो दे आर ऑल रिस्क एवर्स, जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। रिटर्न मंथली मिलता रहा अपने पैसे का और पैसे की सिक्योरिटी बनी रहा है। दूसरे टाइप होता है रिस्क सीकर, हु आर रेडी टू टेक द रिस्क, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, कि ज्यादा रिस्क लेने पसंद करते हैं कि ज्यादा रिटर्न उन्हें मिलेगा। तो जितने भी यंग इन्वेस्टर होते हैं जनरली, तो वो रिस्क सीकर होते हैं। All investors want to maximize the wealth and therefore choose a portfolio solely on the basis of risk and return. शायद जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपना वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। All investor can borrow or lend an ultimate amount of fund at risk-free rate of interest. That means there are plenty of fund available in the market. Risk-free rate of return पे आप जितना पैसा चाहें आपको मिल सकता है और जितना पैसा आप चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बात आती है कि सर ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जनरली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हम मानते हैं जहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। तो बैंक्स में जो हम डिपॉजिट करते हैं और पोस्ट ऑफिस का जो रिटर्न होता है उसको हम जनरली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर करके चलते हैं कि वहां पर रिस्क ना के बराबर हमारे को आता है। ऑल इन्वेस्टर हैव आइडेंटिकल एस्टिमेट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। इसमें ये नेक्स्ट एजम्पशन है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो रिस्क और रिटर्न को एस्टिमेट कर सकते हैं। All security are perfectly divisible and liquid and there is no transaction cost. जब सिक्योरिटी सेल परचेज हो रही है तो उसकी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं मान के एजम्पशन चलते हैं। All investors are efficiently diversified and have eliminated the systematic risk. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो उन्होंने जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क को जो है एलिमिनेट कर दिया है। इसीलिए ये मॉडल कंसीडर करता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कंसीडर नहीं करते। दिस इज अ पॉपुलर अप्रोच टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द फॉर्मूला इज के ई इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। आर एफ इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर एम इज equity market required rate, expected return on the market portfolio. Then beta is the systematic risk coefficient. बीटा से हम रिस्क मेजर करते हैं और कौन सा रिस्क मेजर करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। इज द रिस्क दैट कैन नॉट बी
डाइवर्सिफाइड। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर अ कंपनी हुज रिस्क फ्री रेट RF आपको 10% दिया है, इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न 18% RM आपको दिया है, विद अ बीटा वैल्यू ऑफ 0.5। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, RF भी है, RM भी है और बीटा भी है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, RF की 10%, बीटा इज 0.5, RM माइनस RF इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ठीक है ना, मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो दोनों का डिफरेंस को हम रिस्क प्रीमियम कर बोलते हैं, जिसको मल्टीप्लाई बाय सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर इज 14%। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर इस सिक्योरिटी का जो है 14% होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ये भी मोर और लेस CAPM मॉडल जैसी ही है, लेकिन इस इस थ्योरी में जो है ज्यादा फैक्टर्स जो है कंसिडर किए गए हैं। जैसे the APT theory was developed by the economist Stephen Rose in 1976. It is an alternative to the CAPM model. Unlike the CAPM, which assume market are perfectly efficient, वहां पर माना था कि मार्केट जो है perfectly efficient है। APT arbitrage price theory assume market sometime misprice security before the market eventually correct and securities move back to their fair value. Using APT arbitrage, how to take advantage of any deviation from fair market value. The CAPM only takes into account one factor, that is market risk, while the APT formula has multiple factor. जहां CAPM मॉडल ने केवल एक ही फैक्टर को कंसीडर किया था कि रिस्क पे डिपेंड करता है रिटर्न, लेकिन एपीटी फॉर्मूला ने जो है मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं? APT factors are the systematic risk that cannot be reduced by the diversification. इन्होंने भी अनडाइवर्सिफाइड रिस्क को ही लिखा है, जिसको हम डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क को ही कंसिडर किया है। द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट हैव प्रूवन मोस्ट रिलायबल एज प्राइस प्रिडिक्टर इंक्लूड्स अनएक्सपेक्टेड चेंज इन इन्फ्लेशन, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड spread and shift in the yield curve. Other commonly used factors are GDP, commodity price, market indices and exchange rate. ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं रिटर्न को प्रभावित करने के लिए। सो एपीटी इज अ मल्टी फैक्टर असेट्स प्राइसिंग मॉडल, इसको हम कहेंगे। वो सिंगल फैक्टर था CAPM, ये मल्टी फैक्टर प्राइसिंग मॉडल है। on the idea that an asset's return can be predicted using the linear relationship between the asset's expected return and a number of macroeconomic variable that capture systematic risk. तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, आप देखेंगे तो फॉर्मूला उसी तरह से ही है, RF प्लस बीटा। यहाँ हो गया बीटा वन, क्योंकि हमने मोर देन वन फैक्टर कंसिडर किए हैं, तो बीटा वन, वन जहां लिख रहे हैं वो फैक्टर वन है, टू लिखेंगे फैक्टर टू है, थ्री फैक्टर थ्री है, इस तरीके से। सो बीटा वन इंटू R इंटू P1 प्लस बीटा टू R इंटू P2 प्लस बीटा थ्री R इंटू P3, प्राइस ऑफ थ्री और रिस्क प्रीमियम जिसको हम कह रहे हैं। तो आपको फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपका जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा एपीटी थ्योरी में। तो ऑन द होल द ओनली डिफरेंस इज सिंगल मेथड, सिंगल कंसिडर किया था किसमें, सिंगल फैक्टर कंसिडर किया था किसमें, CAPM मॉडल में, और यहाँ मल्टी फैक्टर कंसिडर किए गए हैं। So thank you very much. So I believe in this video you have learned the CAPM model, its assumption and APT theory in detail. In the next video we will discuss the business valuation. So thank you very much.